जैव मंडल के बारे में पढ़िए। जैव मंडल से क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत आसान होता है। जैव मंडल थोड़ा सा पहले समझिए। जैव मंडल, ठीक है, तो यूनेस्को में शामिल जो किया गया है 12 को, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल भारत में प्रेजेंट 2021 के एकदम अक्टूबर तक में 18 गो जैव मंडल है भारत में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं जैव मंडल होता क्या है, ठीक है, तभी ना समझिएगा, तभी ना, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिएगा 18 को, उसमें से 12 को यूनेस्को में याद रहेगा। देखिए जैव का मंडल जैव का अर्थ होता है जीव जंतु, जीव जंतु, जैव मतलब क्या, जीव जंतु ना। आप एक चीज़ याद रखिए, याद रखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो हम लोग क्या लिखते थे, ट्रोपो रोपो, अच्छा इसको क्या लिखते थे, एस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। एस्फेयर किसको डिनोट कर रहा है, मंडल को। जैव मतलब जीव जंतु, ठीक है। अब मंडल मतलब क्या है, उसमें रहने वाले हो गए ना। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, उसमें क्या, बादल उदल। समताप मतलब जहाद उहाद, उसमें रहने वाले। मंडल मतलब क्या, एक लेयर, उसमें रहने वाले जीव जंतु। अब मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव को बायो, अब मंडल को क्या बोल सकते हैं, एस्फेयर। तो बायोस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जैव मंडल को। यानी कि जीव जंतु के रहने के लिए बनाया गया पूरा मंडल को क्या कहते हैं, जैव मंडल, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए जैव मंडल होता क्या है, देखिए जैव मंडल होता है ई पूरा का पूरा वायुमंडल, पूरा का पूरा वायुमंडल, पूरा का पूरा आपको स्थल मंडल, अब पूरा का पूरा आपको क्या, जल मंडल। तो हम लोग जीव जंतु कहाँ रहते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल सब में ही रहते हैं ना। इसी सब में हम लोग निवास करते हैं और इसी सब में हम लोग मर जाते हैं, यही सब में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कुछ कुछ, जैसे इसको हम एक तरह से फिगर बना सकते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और इसी में जल मंडल। ये बीच में कॉमन आया, नहीं आया कॉमन बीच में। तो ऐसा कुछ भी क्षेत्र होगा जहाँ से कि वायुमंडल, जैव मंडल और आयन मंडल, स्थल मंडल सबका मिलान हो, ठीक है। और ऐसा मिलान की जगह पर जीव जंतु के लिए पर्याप्त अच्छा जगह होगा, नहीं होगा। ऐसा जगह मतलब मिलाने वाला कि जहाँ पे वायुमंडल भी अनुकूल हो, वायु भी अनुकूल हो, जल भी पर्याप्त हो और स्थल भी रहा हो, ठीक है। तो ऐसे मंडल को हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल, और इसको आरक्षित कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये मंडल पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए रहने के लिए अच्छा होगा ना, काहे कि यहाँ पे वायु, जल और स्थल तीनों का सम्मिलित रूप से मिश्रण है, ठीक है, और तीनों अनुकूल है। तो यहाँ पर जीव की उत्पत्ति अच्छा होगी, नहीं होगा। वायुमंडल मान लीजिए जहाँ पे गर्म होगा तो वहाँ पर तो रहेगा नहीं, ज़्यादा खाई में भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये अनुकूल पर्यावरण हो गया। तो जैव मंडल के तहत ये तीनों आते हैं, ये तीनों। तो जैव मंडल में हम लोग ये तीनों भाग को पढ़ते हैं जैव मंडल में। तो वायुमंडल में हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 98% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल से लेकर सारा मंडल पढ़ चुके हैं हम लोग, वायुमंडल तक, ठीक है। और वहाँ से होने वाली सारी घटना हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल में हम लोग पढ़ चुके हैं पहाड़ पर्वत सब कुछ, नहीं पढ़े हैं, पहाड़ पर्वत सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं स्थल मंडल को लेकर, ठीक है। जल मंडल में हम लोग पढ़े हैं महासागरों के बारे में, खाई कहाँ सबसे ज़्यादा, कहाँ पे कौन सा जल संधि है, सब के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को जैव मंडल में सबसे ज़्यादा वो चीज़ पढ़ना है कि कौन कौन सा जैव मंडल आरक्षित किया गया है भारत में और किसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैव मंडल को समझे कि जैव मंडल में ये सब चीज़ आएगा, ये सब चीज़ आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैव मंडल का घटक होता है ये
ये जो जैव मंडल हो गया पूरा, जीवों का रहने का जो भी स्थान है वो सारा जैव मंडल कहलाता है। इसके कुछ घटक हैं। इसके घटक क्या हैं? इसके घटक दो तरह से हैं, एक जैविक घटक है और एक है अजैविक घटक। अजैविक घटक, और समझिएगा जैविक घटक अजैविक घटक क्या है। जैव मंडल में एक घटक होते हैं दो, एक होते हैं जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में आ जाएंगे आपके जीव, जंतु, मनुष्य, पक्षी, ठीक है, मछली, तरह तरह के कीड़े मकोड़े सारे सब आ जाएंगे जैविक घटक में। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम लोग सेट बनाते हैं ना, तो उसमें पूछता है कि निम्न में से कौन से जैविक हैं और निम्न में से कौन से अजैविक हैं, या दिए हुए ऑप्शन में से कौन से अजैविक हैं, उसको पकड़िए। आज हम लोग जो बता रहे थे सेट, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कल से? तीनों क्वेश्चन बंद से पूछा गया था। देखिए अजैविक घटक में जो आएगा वो आएगा आपका जल, मृदा, पानी, जमीन, वायु और जमीन में रहने वाले खनिज पदार्थ। ठीक है, जमीन में रहने वाले खनिज पदार्थ, यही चीज़ आएगा। देखिए जैविक घटक हम लोग लिखे और जैविक घटक लिखे। अजैविक मतलब जल, वायु, मट्टी, मट्टी में रहने वाले खनिज पदार्थ। ठीक है, देखिए जैविक घटक मतलब जीव, हम लोग जो जीते हैं ऑक्सीजन यहाँ से लिए, ठीक है, खाना पीना भी हम लोग जैविक वाला सब अजैविक से ले रहा है, मट्टी से ले रहा है। ठीक है, हम लोग अपना जीवन यापन किए जल, वायु, पानी से। ठीक है, यहीं से जल लिए और लास्ट में मरते हैं तो सारा कुछ यहीं दे के चले जाते हैं। जितना शरीर में कार्बन की मात्रा उत्पत्ति की है, जितना भी मरने के बाद सब जमीन को दे देंगे। ठीक है, जो भी पेड़ पौधा बड़ा हुआ, पेड़ सारा लिया ऊर्जा मट्टी से, बड़ा हुआ, मर गया, सड़ के गल गया, फिर मट्टी को ही दे दिया। जल हम लोग कल से पानी पीते हैं, पानी पीते शरीर में आता है, फिर ज़मीन नीचे जाता है पानी, और फिर पानी, इस चक्र चलते रहता है, पानी का भी नहीं चलते रहता है। तो यहीं से इसका सारा ये डिपेंड रहेगा, इस पे जैविक वाला सारा डिपेंड रहेगा और जैविक पर डिपेंड रहेगा, और फिर क्या करेगा, इसी का चक्र चल जाएगा फिर जैविक, मतलब कि जीव वाला सब इससे लेगा और लास्ट में इसी को दे देगा। नहीं देते हैं यहाँ पर ना, कितनों कमा लो, कितनों छोड़ के तो सब कुछ जाना है। यहाँ तक क्या कैल्शियम, पोटासियम सब कुछ छोड़ के जाएगा। धन दौलत तो छोड़ो, कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस वो भी छोड़ के जाएगा। कितना लिए कैल्शियम फास्फोरस से दांत सब मजबूत हुआ ना, हड्डी क्या लेके जाएगा कोई नहीं ना, सब ज़मीनें लेता है, नहीं लेता है। फिर उसी हड्डी सबसे फास्फोरस सबसे फिर अनाज उपजा, फिर अनाज को खाए हम लोग। ठीक नहीं, तो ये होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, ये अभी दो शब्द हम लिखेंगे, वो दो शब्द को समझिएगा। देखिए एक होता है पारिस्थितिकी, होता है ना, इकोलॉजी, इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, इसको इकोलॉजी, इकोलॉजी इसको कहते हैं इंग्लिश में, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी मतलब होता है क्या, जीव जंतु जो भी जैविक चीज़ है वो अजैविक पर निर्भर होते हैं, और यहीं पर मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड है, सब डिपेंड है ना, जैविक वाला और जैविक पर सब एक दूसरे, सबका एक दोहन करता है, सब यहीं पर आता है। यानी कि हमारे रहने का जो जैविक वाले के रहने के लिए अजैविक चीज़ है, ठीक है, और यहीं पर सब कुछ छोड़ के जाते हैं। यानी कि हम लोग को डिपेंड के लिए मट्टी जल सब है। ठीक है, यानी कि हम लोग एक, हमारी जो स्थिति है जुड़ी हुई है, कहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर मछली वाला तालाब, मछली में जो तालाब में जो मछली है वो जुड़ी हुई है तालाब से जुड़ी हुई है। जो जंगल में रहने वाला जानवर है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। तो जंगल वाला जानवर को खाना क्या हम अपने घर से पहुंचाएंगे? जंगले से लेगा वो खाना? नहीं लेगा जंगले से खाना। तो इस सब उसको जीने का तरीका जो है, जंगल वाला जानवर जंगल में, तालाब वाला मछली तालाब में, वो जो अपना जीवन यापन कर रहा है एक दूसरे पर निर्भर होकर, फिर मछली मरी सरी गली तालाब के अंदर ही, इसी को कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है और वो भी इस पे डिपेंड है, ये हो गया इकोलॉजी। ठीक है, जैसे हम लोग नदी में पढ़े थे अफवाह। अफवाह मतलब क्या, एक नदी निकल गई और इसी में जुड़ते चला गया नदी, तो हम लोग बोले अफवाह तंत्र।
तंत्र बोले ना, तो बताइए परिस्थिति तंत्र भी तो बहुत है। तो एक शब्द आएगा आपका परिस्थिति, पारिस्थिति, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इको सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग इको सिस्टम। देखिए इको सिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम क्या होता है कि जैसे मछली तालाब में, जैसे मछली के लिए तालाब अनुकूल है, वैसे हर जगह तालाब है, हर जगह नदी है, हर जगह महासागर है, हर जगह वन है। तो ये सारा परिस्थिति जो है एक तरह का तंत्र ने बना दिया है, यानी कि एगो है तो परिस्थिति और इसी का बहुत समूह चला है, तो क्या हो गया, तंत्र हो गया। तंत्र मतलब क्या, सिस्टम। एगो नस गया, नस से नस जुड़ गया, नर्व सिस्टम हो गया। उसी तरह से परिस्थिति में बहुत से आ गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिस्थिति तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है हमेशा कि परिस्थिति शब्द का सबसे पहले किसने नाम दिया। ठीक है, कौन दिया था इसका, 1866 में दिया गया है इसका नाम। उसका नाम दिया गया हेक्कल, ये नोट कर सकते हैं, नाम कौन दिया था, हेक्कल। परिस्थिति का कौन नाम दिया था, हेक्कल। कब, 1866 में। ठीक है, और इकोलॉजी को कौन दिया था, 1931 में दिया था, कौन, टांसले। इकोसिस्टम का कौन दिया था, टांसले दिया था। इकोसिस्टम का कौन दिया था, टांसले। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है, टांसले दिया था इकोसिस्टम का, मतलब कि पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए रहने का एक सिस्टम बना हुआ, इसी को हम लोग बताते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर ही देखिए यही है, जैसे अफवाह और अफवाह तंत्र में अंतर है। परिस्थिति का बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, परिस्थिति तंत्र नहीं हो जाएगा। देखिए एक तालाब का हम एग्जाम्पल लेंगे, परिस्थिति मतलब क्या, समझाने के लिए परिस्थिति मतलब इसमें कहा गया क्या, जीव, जैसे तालाब का एग्जाम्पल लीजिए, नदी का एग्जाम्पल लीजिए, तो नदी का जीव नदी से जुड़ा हुआ है, उसको रहने खाने पीने का वहीं है, सब कुछ छोड़ के वहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो और भी तालाब हैं, ऐसे ही तो और भी ज़मीन है, जहाँ ज़मीन से लोग, हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं, तो छोड़ के क्या नदी में जाएंगे, ज़मीनें भी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से परिस्थितियों का तंत्र बन गया। ठीक है, जैसे कि वातावरण के अनुकूल कोई जानवर है यहाँ पर, तो यहाँ का जानवर जिस तरह से अनुकूल है, ऐसे बहुत तरह के जानवर है जो कि अपने जगह अनुकूल है। तो मान लीजिए जो हेक्ले साहब थे, वो समझाए थे क्या कि वन के बारे में, कि वन में जीव जो रहते हैं ऐसे रहते हैं, यहीं पर छोड़ के जाते हैं, ये चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे के बारे में। उसी तरह से बाद में जब ये आए टांसले, तो ये तो समुद्र के बारे में भी समझा दिया, तालाब में भी बोले क्या, ऐसा तो बहुत क्षेत्र है ना, तो सबको मिला के बोल दिया क्या, परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैसे अफवाह था, अफवाह तंत्र हो गया। अभी हम लोग से समझे कि जैव मंडल को कहा जाता है बायोस्फीयर। इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल तीनों मिला हुआ है। इसमें कुछ अनुकूल क्षेत्र होते हैं जिसको संरक्षित किया जाता है। भारत में ऐसे 18 क्षेत्र हैं जिसको संरक्षित किया गया है, और 12 क्षेत्र जो है उसको यूनेस्को अपने धरोहर में शामिल किया है। यूनेस्को इसलिए धरोहर में शामिल करता है ताकि जो मानव से जुड़ी हुई ऐसी घटना, ऐसी जगह जो कि सभी चीज़ के लिए अच्छा है, उसको शामिल कर, जैसे आगरा का ताजमहल शामिल कर दिया, उल्लेखनीय चीज़ था तो शामिल कर दिया। यहाँ तक समझे। उसके बाद हम लोग समझे कि जैव मंडल में जो जानवर, जीव जंतु सब रहते हैं, उसका घटक होता है। तो घटक दो तरह का होता है, एक जैविक घटक जीने वाले के लिए, एक अजैविक घटक जो उस पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैविक घटक अजैविक घटक पर निर्भर रहता है, बाद में अजैविक घटक भी इसी पर निर्भर रहेगा। देखिएगा अभी कैसे होगा, इसी पर निर्भर रहेगा। जैविक अजैविक घटक समझे, फिर पारिस्थितिकी समझे, और हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र समझे कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब देखिए, अब परिस्थिति तंत्र के बारे में समझेंगे जी, कैसे कैसे निर्भर होता है। ये था इंटरवल फिल्म का, क्या ये सब तुमको लिखने पर आएगा, ये सब नोट में नहीं लिखे हैं। इसको देखिए क्या हुआ, देखिए क्या चीज़ हम बता देते हैं। हाँ, एक आप लोग समझिएगा, उत्पादक होता है जो कि जैसे घास, पेड़ पौधा जो ज़मीन से जुड़ा होता है, एक होता है ना,
उत्पादक, ये जमीन से जुड़ा हुआ है पहला। कौन, इसमें क्या आएगा, घास, पेड़ पौधा सब कुछ। अब इस पे भी तो कोई भाई निर्भर है, उत्पादक में भी तो जो उत्पादक पर निर्भर होता है उसको हम लोग करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, कहते हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा वो क्या होगा, तृतीय उपभोक्ता। अब ऐसे नहीं होगा कि तृतीय को खाएगा चौथा उपभोक्ता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीन सिस्टम है, 4 सिस्टम, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जैसे कैसे। देखिए उत्पादक में आ गया आपका घास, पेड़ पौधा, ठीक। इस पेड़ पौधा को कौन खाएगा, मेढक नहीं, कीट पतंग, फतिंगा नहीं, जो सुबह बैठा था इसमें नहीं बैठा था, जो पकड़ा लड़का सब पकड़ रहा था, हाँ टिड्डा, टिड्डा होता ना जो किसानों का खाया था अनाज सब, टिड्डा, हाँ टिड्डा, टिड्डा बकरी खाता है, हाँ बकरी लियो ना, है देखो बकरी, बोलने में इतना शर्माना क्या, बकरी, गाय, भैंस, जो नजर में आता है ना बोल दो, गाय भैंस, क्या भेड़ आएगा, हिरन आएगा, क्या आएगा, भेड़ भी घाटे खाता है, शेर आएगा नहीं ना, नहीं तो कौवा और मैना और तोता और शेर उड़ नहीं ना, तो शेर आएगा नहीं, आएगा ना, यही सब ना घास खाता है, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारा भी नाम लिखे तो इतने चीज आएगा। अच्छा बताओ, इस सब को भी कोई खाता है, कीड़ा मकोड़ा को कौन खाता है, मेढक, मेढक खाता है ना, कीड़ा मकोड़ा को खाएगा मेढक, मेढक, मकड़ी, और बताओ कौन कौन खाता है, कुत्ता, कुत्ता नहीं खाता है, मीट मछली सब खाता है ना, कुत्ता खाता है ना, चूहा, बिल्ली, चूहा नहीं खाता है, बिल्ली, अच्छा छिपकली लिख देते, घबराओ मत, उदास मत हो, बिल्ली, छिपकली, ठीक है, ये हो गया। तृतीय उपभोक्ता वो आएगा, ठीक है, जो इसको भी खा लेता है, जैसे सांप, बाघ खाएगा, यहाँ पर बाघ खा लेगा ना, भेड़ियों को खा लेगा, बाघ खा लेगा बिल्लियों को, कि बिल्ली को छोड़ देगा, बिल्ली तो बाघ की नमोसी है, बाघ की तो थोड़ी ना छोड़ देगा, वो तो जाती लगता है ना, तो बाघ नहीं खाएगा, चलो इसकी मौसी लगती है, तो शेर तो खाएगा, नहीं खाएगा, शेर सिंह तो खा लेगा, हाँ शेर सिंह अलग नहीं है, शेर सिंह बाघ सब अलग है, खाएगा नहीं ये। जैसे लीजिए, अच्छा इतना नहीं समझते, समझिए, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सांप, सांप पहले में नहीं आता है, सांप आएगा इसमें, सांप इसमें आएगा, बाज, सांप नहीं, सांप को कौन खाएगा, बाज, हाँ तो मेढक को खाएगा सांप, तो मेढक को खाएगा सांप, तो मेढक को तो सांप खाएगा, तो मेढक तो हाँ मेढक भी तो खा रहा कीड़ा को ना, नहीं मेढक पहले में आएगा। देखो इसमें आता है सभी मंसाहारी, इसमें आता है, देखिए इसमें आएगा सारा का सारा शाकाहारी, और इसमें आएगा क्या, मांसाहारी। तो जैसे सांप नहीं खाएगा, मेढक को खाएगा, जैसे मेढक छिपकली को खाती, मेढक कॉकरोच कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, तो सांप भी तो खाता है मेढक को। इसमें वो आएगा जो उस चीज़ को जो इस मतलब इस सब को खाने वाला को भी खा लेगा, बाज खा लेगा ना सांप को, सांप खाता है मेढक को, तो मेढक को खा लेगा कौन, बाज। यहाँ पे आएगा भेड़िया खाता है बकरी को, तो भेड़िया को भी खा लेगा शेर, ठीक है। ये होता है उच्च किस्म के मांसाहारी, ठीक है, इसे होते हैं उच्च किस्म के मांसाहारी, जिसको ये होंगे उच्च किस्म के मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ खाते हैं। क्या हुआ, देखो बाज को कोई खाएगा,
बाज को बताइए तो कोई खाता होगा, शेर को बताइए तो कोई खाता होगा, नहीं खाता शेर को, बाघ को कोई खाता है, नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए बकरी डिपेंड रहेगी घास पर, ठीक है, बकरी डिपेंड रहेगी घास पर। अब बकरी को खा लेगा कौन? मानव, खाता है ना बकरी को, मानव किस में? द्वितीय में आएगा। अब मानव को कि खा लेगा बाघ, कि छोड़ देगा मानव को? खा लेगा। तो तृतीय में क्या आएगा? बाघ। पेड़ पौधा को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, कीड़ा मकोड़ा को, अब मेढक को खा लेगा कौन? सांप को तृतीय में भी आ जाना। नहीं, सांप कैसे तृतीय में आएगा? सांप तृतीय में वो आता है, देखो हम एक चीज़, मेरा एक ही चीज़ समझो, तुम बता देना, अपने तुम समझ जाएगा जहाँ पे कौन आएगा नहीं आएगा। मेरा एक चीज़ समझिएगा, तृतीय में हम उसी को रखेंगे जो किसी को खाए हुए को खा ले। अब बताइए सांप कैसे खाता है? मेढक खाए हुए को भी खा ले, ठीक है, और अंतिम रहता है जिसको कोई नहीं खा सके, खाएगा इसको। बाज को कोई खाता है? नहीं खाता है ना, नहीं ना। तो उसमें आएगा बाज, बाघ, शेर, सिंह, सब, ठीक है, जो कि रहता है द्वितीय पर निर्भर। और द्वितीय वाला रहेगा किस पे? प्राथमिक वाला पर निर्भर। और प्राथमिक वाला रहेगा किस पे? उत्पादक पर निर्भर, ठीक है, मतलब कि घास उस पर निर्भर रहेगा। बताइए ये सब मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग की नरक? मृदा में जाएगा, मट्टी में मिलेगा, मट्टी मिलेगा ना। ये सब मरेगा तो किस में मरेगा? मिट्टी मरेगा। फिर मिट्टी, हाँ बोलो। सर्वाहारी नहीं होना चाहिए। सर्वाहारी होता है कुछ नहीं, कुछ ऐसे भी आते हैं जीव जंतु जो कि घासों खा लेता है। घास को खाने वाला तो इसमें वो, हाँ नहीं, वो दोनों चीज़ों को खा लेता है। जैसे मनुष्य खाता है ना, हाँ, जैसे देखो कुछ सर्वाहारी में इसको इसलिए रखे, देखो इसको शाकाहारी में रखे, इसको मांसाहारी में रखे, इसको ये होता है उच्च किस्म का मांसाहारी। लेकिन कुछ जानवर में कैटेगरी देखा गया है कि वो घासों खा लेता है जब नहीं मिलता है खाने के लिए। जब मान लो कि छिपकलियों के लिए नहीं मिलता है खाने के लिए, कुछ सांप उसको क्या खाता है? घासों खा लेता है। जैसे नेवला खा लेता है सांप को। जब नेवला को ऐसे सांप को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो घासों का पत्ता खा लेता है। नेवला सब देखे हो ना, नेवला सांप अपने खाएगा तो कुछ जीवो जंतु को खा के, मतलब घासों वृक्ष को खा के जिंदा रहेगा नेवला। तो इसको सर्वाहारी में रखा गया है। लेकिन सर्वाहारी में मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी में है। लेकिन मनुष्य सर्वाहारी में यहाँ तृतीय में नहीं आएगा, मनुष्य आएगा द्वितीय में, कि मनुष्य को भी अंतिम सांस में कोई मार देता है, खाता है ना। और इसमें उस कैटेगरी को हम लोग रखते हैं जिसका अंतिम मरण के बाद सीधा मिट्टी बनता हो, सीधा अंतिम मरण के बाद मिट्टी बनेगा। मेढक मरेगा तो भी इसको खा लेगा सांप, नहीं खा लेगा। तो अंतिम मरण के बाद क्या होगा? मिट्टी। और मिट्टी फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पर मिट्टी से क्या बनेगा? घास, पेड़ पौधा सब बनेगा। तो देखिए यहाँ से मिट्टी से फिर बना घास, पेड़ पौधा सब, फिर पेड़ पौधा पे डिपेंड रहेगा टिड्डा, फिर टिड्डा को खाएगा वही चीज़, और फिर उसी को खाएगा कौन? बाजूज खाएगा ना। तो एक तरह से वो चक्र चल रहा है ना, नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा है? एक तरह से एक चक्र चल रहा है, ये देखिए एक तरह से चक्र चल रहा है। तो मनुष्य है, देखो 2 बार कह चुके हैं, द्वितीय में आएगा मनुष्य, हाँ सर्वाहारी, लेकिन चलना कि तृतीय में आएगा। मनुष्य आता है द्वितीय में आता है। मनुष्य इसलिए द्वितीय में आता है ना कि देखिए मनुष्य का जो आदि मानव था ना, वो आदि मानव था। और कौन सा आदि मानव बताइए? घास खाता था। हाँ हाँ सिपकल है, हाँ खाता है मनुष्य। तो लेकिन देखिए मनुष्य जो आता है ना, तो सर्वाहारी मतलब क्या? इसमें देखिए मनुष्य मरेगा तो मनुष्य को भी कोई ना कोई खा लेगा। मरिए कुत्ता नोच के खाएगा ना जी, मरिए सांप नोच के खाएगा ना। आपका अंतिम स्टेज ये नहीं है ना कि आपको अंतिम में कोई नहीं करे, खींचेगा कौन? यही ना, मनुष्य को अगर मान लीजिए कहिएगा कि शाकाहारी खाता तो मनुष्य पहला मार सकता है। लेकिन इसमें पहला वाला में अगर मनुष्य आएगा तो मनुष्य पे डिपेंड है कोई? इसमें से कोई भी ऐसा है जो कि मनुष्य पे डिपेंड रहता हो? कोई भी जानवर है जो कि मनुष्य पर डिपेंड हो? नहीं ना, कोई भी डिपेंड नहीं है ना। लेकिन मनुष्य डिपेंड है किस पे? बकरी पर, भेड़ पर, है ना। देखिए मनुष्य डिपेंड किस पे है? भेड़, बकरी, हिरन सबका मीट खाता है, ठीक है ना। यहाँ बताइए इसमें जो आएगा, इसमें मनुष्य जो हम इसमें रखेंगे सर्वाहारी में, तो मनुष्य को कुत्ता खाना पड़ेगा, मनुष्य को बिल्ली खाना पड़ेगा, छिपकली खाना पड़ेगा। कहाँ यहाँ पाएगा ना? तो कुत्ता तुम खाता है? नहीं ना, बहुत कम आदमी खाता है ना जो कुत्ता। तब अब क्या? अरे तो आदमी है, तुमको हम बोला है, ये बोला है तुमको शाकाहारी बनने के लिए? नहीं ना। तुम यही सोचो ना, तुम शाकाहारी बनेगा तो तुमको तो मेढक ना खा लेगा। तुम शाकाहारी में तुमको हम रख देते हैं, ठीक है, तब तो तुमको मेढक खा लेगा,
टपा टप दिवाली के दिन नहीं खा लेगा, तुम खा लेगा ना जी मेढक। यहाँ पर हम रखेंगे तुमको तो मेढक। अब मंसारी में अगर यहाँ पर आते हैं, क्या हम लोग पे बाघ डिपेंड हो सकता है अगर हम लोग जंगल में चले जाए? नहीं हो जाएगा ना। ठों कचरा कचरी कर रहा है। क्या चीज? हाँ, इसका भी सब देखता नहीं है, माथा खराब करते रहता है। नहीं, शेर को जंगली कुत्ता कभी नहीं खाएगा। शेर नहीं, गलत तुम देखा। शेर को शेर जंगल का राजा होता है और शेर को मार कोई देता है, शेर को खाता कोई नहीं है। बाज आसमान का राजा होता है, बाज को कोई नहीं पकड़ सकता ना खा सकता है। ये हाँ, ये नहीं है। ये तुम जो डायलॉग चलता है कि दिन खराब हो तो कुत्ता भी काट लेता है हाथी पे बैठा हुआ आदमी को, ये सब कहावत है ना क्या? कौन सा कहावत था? जंगली कुत्ता खा लेगा शेर को रे, गधा है तुम, फालतू वाला बात बोलता है क्या? मरा हुआ तो आदमी को कोई नहीं पूछता है क्या? कौन मरा हुआ शेर का जब मरिएगा तो शेर रहा मुझे मर गया ना वो। तुम तो शेर ना मरा हुआ जानवर को नहीं खाता है, लेकिन दूसरा जानवर को खा लेता है। किसको? देखिए एक चीज बताइए, जो मर गया वो क्या मिट्टी में मिल गया? जो मर गया नया मरा, नया तो मरा है ना जी, मरा है ना। तुम बताओ, ये वो कुत्ता को मार देते हैं, वो बाघ को मार देते हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर है? खाली नाम है ना क्या, बाघ मरा कुत्ता मरा है, क्या उसको कुछ अंतर है? मर गया दोनों, खाली जेंडर अलग अलग है। वो भी मरा, उसका भी सांस रुका, सब कुछ मरा, यानी कि वो मिट्टी स्टेज में है। अब उस पर क्या उठेगा? पेड़ पौधा उठेगा? नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि यहीं से ये सिस्टम क्या हुआ है, चालू का। अभी कैमरा बंद होगा, सबसे आप तब क्लियर करेंगे सबका जवाब। नहीं देखो क्या हुआ, पूछो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए, सबसे बेसी बताइए कौन सा चीज़ है जी यहाँ पे? देखिए, वो तुमको पूछेगा क्वेश्चन, नहीं समझा, वही तो समझने के लिए आया है। देखिए, भारत में कहा जाता है कि 75,000 की तरह किस्म की वनस्पति पाई जाती है। 75,000 किस्म की वनस्पति, आम, अमरूद, कटहल सबको जोड़िएगा ना, तुलसी पे पीपल सबको, इस तरह से आपको 75,000 किस्म मिलेगा कम से कम। भारत में कह रहे हैं, वर्ल्ड में तो बहुत होगा। ठीक है। 2500 तरह की पाई जाती है, 2500 तरह की मछली किस्म, मांगुर नहीं था, इचना उचना, इस तरह की पाई जाती है। 2500 तरह की मछली, हाँ भारत में मछली की प्रजाति है सिर्फ 2500। बहुत हो गया ना, तब बहुत हो गया। 45,000 तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा सब मिला के भारत में 45,000 तरह की जीव जंतु। 25 क्या प्रकार का मछली खाया है? हाँ याद नहीं है, देखो सही बात है, 10 को सही बात है। हाँ देखिए, पूछा जाता है कि उल्टा बना दिए हम ऊपर से लिखना पड़ेगा, अब हम सीधा बनाना पड़ेगा हमको। देखिए, ई क्या है? फिर तो वही बना दिया। हाँ नहीं वही बना दे, नहीं बना दे सीधे ऊपर से लिख देंगे और क्या, लेकिन लिखने में नहीं बनेगा। इसको क्या कहेंगे? उल्टा लिख देंगे ना, अब बोल देंगे पिरामिड, हम तो बनाने के लिख देंगे, लेकिन ये लोग कहेगा कि सर पिरामिड तो ऐसे ही रहता है ना, आप उल्टा बना दिया। फिर पूछेगा, इसीलिए हमको सीधा करना पड़ गया। आप बोलेगा नहीं पिरामिड क्या है? ये पिरामिड है ना। तो पिरामिड में 1 2 3 4 हुआ ना, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। इससे क्या पता चलता है कि जैव मंडल में सबसे रहने वाला क्या है? उत्पादक, यानी कि घास और वन सब ज़्यादा यही है ना जी, घास वन सब। उसके बाद संख्या किसका है? आर्थ्रोपोडा सब हम लोग बोलते हैं, कीट पतंग सबका। उसके बाद क्या? प्रथम उपभोक्ता का। उसके बाद किसका है? द्वितीय उपभोक्ता का। और सबसे अंतिम किसका है? तृतीय। नहीं कल में आए थे, इतने ना टाइगर है, बाघ सब, ठीक है, नहीं है बाघ भारत में। तो तृतीय कितना है? कम। तो आपको पूछेगा एग्जाम में
कि इनमें से कौन सा उत्पादक उपभोक्ता सबका पिरामिड है। यह आपको पूछेगा कि उपभोक्ता उत्पादक सबका पिरामिड कैसा होता है, तो कैसा है, सीधा है ना, उल्टा है नहीं ना, सीधा है ना। तो पिरामिड क्या है, सीधा है। ठीक है, पिरामिड क्या है, सीधा है। ये हम लोग का तो सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पादक, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। देखिए एक वैज्ञानिक है लिड्समन, ठीक है, इस साइंटिस्ट, ये क्या समझाए अपने रिसर्च में, ये रिसर्च में समझाए क्या कि जैसे हम लोग कुछ खाते हैं ना तो हम लोग को 10% मिलता है ऊर्जा सबसे, यानी कि हर प्रकार में उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता में जाएगा तो हमेशा 10% की ऊर्जा की क्षति होती है, यानी कि 10% ही ऊर्जा मिलती है, 90% ऊर्जा कंज्यूम होता है। देखो जैसे पेड़ पौधा सब में क्या है, ऊर्जा जो है ना पेड़ पौधा सब में, उसमें मान लो अगर 1000 इतना कैलोरी ऊर्जा है पेड़ पौधा सब में, ठीक है, तो पेड़ पौधा सब को खाने वाला प्रथम उपभोक्ता कीट पतंग सब, इसको जो ऊर्जा मिलेगा वो 10% ही मिलेगा। हाँ 10% का कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा इसको, 10% की हानि हो गई। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता मतलब कीड़ा पतंग को खाने वाला मेढक को कितना मिलेगा, 10% इसको मिलेगा। और तृतीय उपभोक्ता बाघ सबको कितना मिलेगा, 1%। तो यही समझाया था कि 10% की हानि होती जाती है। सबसे बेसी होता है इसमें एनर्जी, इसके बाद होता है इसमें एनर्जी, इसके बाद इसमें एनर्जी, इसके बाद इसमें एनर्जी होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि बाघ उसमें तो कम में एनर्जी मिलता है, लेकिन इतना कैसे मजबूत होता है बाघ, तो बाघ एक जानवर खाता है इतना, और हम लोग खाते हैं 250 ग्राम मीट। ठीक है, तो हम लोग इतना खाते हैं, वो इतना में ले लेता है, इतना नहीं मजबूत होगा। ठीक है, तो यही समझाया गया। पूछेगा कि ऊर्जा की क्षति होती है हमेशा 10% की, 10% की हमेशा क्षति होती है। तो प्रथम उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता जाने में कितना, 10%, या दूसरे से तृतीय भी जाएंगे तो कितना होगा, 10% का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 10% की हानि होती है। ठीक है, और इसी तरह से फिर तृतीय उपभोक्ता में मरेगा तो फिर क्या आएगा, मृदा बनेगा, मृदा से फिर क्या होगा, प्रथम उपभोक्ता बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पेड़ पौधा लिया, पेड़ पौधा छोड़ा तो हम लोग लिए प्रकाश संश्लेषण में छोड़ता है ऑक्सीजन, तो हम लोग लिए। ठीक है, तो इसी से चलता है देश दुनिया, इसी चलता है। अब जैव आरक्षित जो क्षेत्र हैं उसको देख लीजिए। तो पिरामिड दो तरह से हो गया, एक ऊर्जा का पिरामिड हो गया सीधा, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बना, सीधा, और उत्पादक का भी कैसे बना, सीधा। और जल क्षेत्र वन क्षेत्र का बनता है उल्टा। देखिए अब क्या कहें हम, 18 गो है क्या जैव मंडल, 18 गो क्या है, बस जैव मंडल का नाम लिखना है, 18 गो जैव मंडल है। कहाँ, भारत में। तो देखिए पहला इस जैव मंडल जो 18 गो, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि पहला जैव मंडल भारत को में किसको आरक्षित किया गया था। ठीक है, जैव मंडल की जहाँ पर रहने के लिए अनुकूल ज़्यादा अच्छा हो, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाला जगह। दूसरा पूछेगा सबसे बड़ी जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तीसरा पूछेगा सबसे छोटी वाली कौन सा है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या कि पर्यावरण। देखिए सबसे पहली जो किया गया था वो क्या था, नीलगिरी को। और ये कहाँ है, केरल, तमिलनाडु और कुछ भाग कर्नाटक में। तमिलनाडु में तो उसका सबसे ऊंची चोटी है ना, दोधा बेटा, यहीं तक फैला हो नीलगिरी। सबसे पहले भारत में जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र जो किया गया वो किया गया किसको, नीलगिरी को। ठीक है, नीलगिरी को किया गया। और यूनेस्को जो शामिल किया सबसे पहली बार जैव विविधता में भारत का 18 में से, तो किसको किया है, नीलगिरी को ही। तो नीलगिरी से 2 क्वेश्चन, और नीलगिरी का लोकेशन तमिलनाडु में है। तो भारत का पहला जैव विविधता भी नीलगिरी, और यूनेस्को में शामिल होने वाला भी पहला क्या है, नीलगिरी। उसके बाद देखिए नीलगिरी के बाद आएगा नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ होना चाहिए बताइए, हाँ उत्तराखंड में होगा। लोकेशन पूछता है मैचिंग करने के लिए, यही क्वेश्चन पूछता है, किधर देखा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। नोकरेक होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है क्योंकि न्यू शामिल किया गया था मेघालय। कहाँ होगा, मेघालय। अच्छा
दिहांग दिवांग घाटी बताइए कहाँ होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश। दिवांग दिहांग कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश, यही होगा ना? बताइए मानस कहाँ होगा? असम में। बहुत सुंदर, असम में होगा। मानस कहाँ होगा? असम में। और असम में एक और है, क्या है? नहीं उस शामिल बायोडाइवर्सिटी में शामिल नहीं किया गया उसको, तो एक सिंह वाला गेंडा के है ना। डिब्रू सोखा सोखा गई, शोभा खोई, शोभा खोई। हाँ ये हम भेज देंगे, लिख लीजिएगा। देखिए डिब्रू सोखा, जैसे काजीरंगा है ना, मानस है ना, ठीक है, नामेरी है ना असम का, डिब्रू सोखा वो है एगो, अभी नया नया 2 शामिल किया गया। देखिए डिब्रू सोखा गोई जो है असम में है, ये सबसे छोटा बायोफियर आरक्षित क्षेत्र है। कहाँ? भारत में। सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा भारत में पूछेगा सबसे छोटा, तो डिब्रू शोभा खोई कहाँ है? असम में है। सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र पूछ देगा तो कहाँ होगा? मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी किस राज्य में होगा बताइए? मन्नार की खाड़ी कहाँ होगा? तमिलनाडु। याद अपने हो जाएगा जी, जगह के ही तो हिसाब से है। तमिलनाडु है ना, हो गया तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी ये क्या है? सबसे भारत में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा ही हो ना। तो यहाँ तक लिख दिए हम। उसके बाद देखिए ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार भी क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है। देखिए ग्रेट निकोबार, ये कहाँ होगा बताइए? ग्रेट निकोबार यही होगा। ग्रेट निकोबार कहाँ होगा? ग्रेट निकोबार में, ठीक। ग्रेट निकोबार क्या होगा? ग्रेट निकोबार में होगा। उसके बाद आप देखिए, इसको मिटाते हैं, 18 को नहीं लिखना है ना। सुंदरबन कहाँ होगा बताइए? कहाँ होगा? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन ये भी आदमी रहने के अनुकूल सबसे अच्छा है। जैसे नीलगिरी है वैसे क्या है? सुंदरबन। इसको पता है कहाँ होगा? पश्चिमी बंगाल में। कच्छ का रण कहाँ होगा? कहाँ होगा? गुजरात में। एक देखिए जब यहाँ तक आ गए, एक लिखिए कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ होगा? तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? हिमाचल। कोल्ड डेजर्ट तो कहाँ होगा? तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब देखिए सिमरीपाल भितरकनिका सब होता है ना, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो सिमरीपाल कहाँ होगा? उड़ीसा में। सिमरीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है सिमरीपाल? उड़ीसा में। देखिए मध्य प्रदेश का अभी तक नाम नहीं लिखे हैं। अब मध्य प्रदेश में तो अच्छा है, सबसे बताया गया। तो मध्य प्रदेश में देखिए पन्ना नहीं वो सब शामिल नहीं है ना। पंचमढ़ी एक होता है अचानक मार अमरकंटक, इसका नाम है अमरकंटक। इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अमरकंटक इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर में। इसको ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी तो शामिल किया गया है। उसके में हो गया तुम्हारा ये सिमरीपाल, पन्ना, ये पंचमढ़ी, ये सब पंचमढ़ी को नहीं किया गया, इसको यूनेस्को को शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश तो 3 को याद रखना है। ये कहाँ है? एमपी में नहीं होगा? एमपी में अमरकंटक। तो 1 2 3 एमपी से 3 गो, ठीक है। सिमरीपाल उड़ीसा से 1 गो, हिमाचल प्रदेश से 1 गो, ठीक है। उत्तराखंड से लिए हैं कि नहीं? उत्तराखंड से लिए हैं, नंदा देवी तो लेवे किए हैं। मेघालय से 1 गो, सिक्किम से क्या लेंगे? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ होगा?
सिक्किम। तो पहले 17 को था, फिलहाल अगस्त अक्टूबर तक में कितना हो गया, 18 हो गया। पहले 11 को था, 12 को शामिल हो गया जे विविधता में। एक आता है आपका तमिलनाडु में, क्या, अगस्त मई मल्लाई, वो भी कहाँ गया, तमिलनाडु में अगस्त मलई। तो आपको देखिए कम से कम क्या याद रखिएगा, 8 को बायोडिजर्ट है, 8 को बायोडिजर्ट में 12 को संरक्षित है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा, सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया, सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी, सबसे छोटा ये संरक्षित होगा जहाँ पे जीव जंतु। हाँ देखिए, ये वो चीज़ हम आपको छोड़ चुके हैं, वो चीज़ नहीं बताए, वो चीज़ दुखी हम 2 मिनट बता देते हैं। जीव संरक्षित क्षेत्र होता है 3 तरह का, एक होता है 2, 3, समझिए इसको हम क्या बनाए। देखिए, एक होता है केंद्र, एक होता है बफर स्टेट, ठीक है, एक होता है केंद्र स्टेट, एक होता है बफर स्टेट, एक होता है संक्रमित स्टेट, ठीक है, 3 तरह का होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अपने समझ आइएगा, उसके बाद हम परिभाषा में बता देंगे। जलियांवाला थी, चिड़ियाघर सब जाते हैं जू में देखने के लिए, क्या बाघ के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं? नहीं ना, वो केंद्र संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, वो जाली में बंद है। कोई भी जानवर को, क्या हिरन जाते हैं तो यहाँ पे कुत्ता को पत्थर मारते हैं, क्या वहाँ पे चिड़ियाघर जाते हैं तो कुत्ता को पत्थर मारिएगा, हिरन को पत्थर मारिएगा, डर के उड़ा देगा नहीं, तो वो क्या होगा, संरक्षित क्षेत्र हो गया। यानी कि ऐसा क्षेत्र जानवरों को रहने के अनुकूल, जैसे सुंदरबन सब में है, जिसमें कि इसमें काम करने वाले सिर्फ कर्मचारी ही जाएंगे, ताकि जीव जंतु को कोई तरह का हानि नहीं हो, उसका शिकार नहीं हो सके, ठीक है, उसका शिकार नहीं हो सके, उसमें उसको मतलब सभी पर अगर मनुष्य ही ले लेगा, जानवर कहाँ पर रहेगा, तो उसको संरक्षित दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी जाएगा, कोई भी आदमी नहीं घुसेगा उसमें, ठीक है। उसके बाहर का क्षेत्र होता है कि मान लीजिए हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, तो चिड़ियाघर जाइएगा, चलिए बाघ को तो नहीं छुपाइएगा, तो क्या बाहर में जो पेड़ पौधा है उसके बैठ के नीचे जो बैठते हैं आप लोग, क्या पेड़ पौधा को छाल को छील दीजिएगा, टहनी को तोड़ दीजिएगा? नहीं, उसको वही छेड़ सकता है जो या तो रिसर्च करने के लिए आया है, ठीक है, तो उसका अगर अनुमति है तो वो बाघ का छाल को हल्का सा छीलेगा, ठीक है, हल्का सा, या पेड़ की पत्ता लेगा, टहनी लेगा, ठीक है। तो वो क्षेत्र जिसमें सिर्फ अनुसंधान हो सकता है, कर्मचारी रहेगा और अनुसंधान के लिए आप कुछ कर सकते हो उसमें, तो वो होता है बफर स्टेट, ठीक है, इसमें भी अनुकूल रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया संक्रमित क्षेत्र। अब चिड़ियाघर के आप बाहर निकल गए और खूब बंदर को देख के हो कीजिए, कुछ हो कीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं ना, हो गया। तो ये असंक्रमित क्षेत्र हो गया कि ये तरह के जू के भाग हो गया, जिसमें आप घूमिए फिरिए, देखिए, मनोरंजन करिए, ठीक है। लेकिन इसमें अगर घुसने का कोशिश कीजिएगा तो ये आपको क्या करेगा, हाँ, इसमें जाने के लिए नहीं देगा, इसमें अनुमति नहीं है। किसी भी घर में आप ऐसे घुस जाइए कि हम दरवाज़ा खोलेंगे तब घुसिएगा, नहीं, डर से भी नहीं जाइएगा। तो यही होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये सारे जगह पे जो आरक्षित किया गया है ना, तो इसमें हम लोग हुल्की नहीं मार सकते हैं। मतलब सर, ये सब जो जगह आरक्षित किया है सिर्फ जानवर के लिए और वन्य के लिए, हाँ, वन्य के लिए, जानवर के लिए, हम लोग के लिए भी है, अगर हम लोग जानवर बनेंगे तब ना, नहीं तो वन्य के लिए है, पेड़ पौधा के लिए है, नहीं तो क्या होगा, सबका लुप्त हो जाएगा, नहीं लुप्त हो जाएगा। तो जानवर के रहने के लिए अनुकूल, जैसे सुंदरबन में क्या हम लोग पिंजरा लगाए हैं शेर के लिए? नहीं ना, उस शेरे के लिए है, वो एशियाई शेर के लिए सुंदरबन, बस उसके चारों तरफ पहरा देता है कर्मचारी सब, ताकि शेर का शिकार ना कोई कर ले, ठीक है। उसके अंदर कोई जाएगा तो उसको मना करेगा, और एक गार्ड दिया जाता है कि इसके अंदर जाना मना है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा भी जाते हैं, वन विभाग में सब में घुसते हैं, तो नहीं कहता कि रुको ने, कहाँ इधर जा रहा है, इधर ऑफिसर का घर है, ठीक है। तो जानवर का ऑफिसर का घर ये हो गया। जानवर का अंगरक्षक जो रहेगा यहाँ पर रहेगा बफर वाला, ठीक है। जब कैंप खत्म हो गया जानवर का, तो आप घूमिए फिरिए कीजिए। तो 3 तरह से सुरक्षित किया जाता है, केंद्र, बफर और संक्रमित, ठीक है। और जैव मंडल में होता जानवरों के लिए आरक्षित क्षेत्र। तो इस तरह से 18 को किया गया है, जिसमें 12 को क्या है,
यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यूनेस्को वाला आपको लोगों को कम से कम याद रखना चाहिए। ऐसे हम उसमें ट्रिक भी लिख दिए कि नानी जी ने पंचम को अच्छा चूड़ी दी है, लेकिन उस लोग को पसंद नहीं आया। इस तरह से ट्रिक लिखे हैं जो कि आप लोग को याद हो जाएगा।